टर्म जानने की जरूरत है। एक लैम्डा एम तो हम पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, जो एम की वैल्यू हम लेते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है लैम्डा एम इंफिनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जब लैम्डा एम की वैल्यू, भाई रुक, गजब बहके हुए हो यार। लैम्डा एम क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी। लैम्डा एम इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट बोले लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जितना मेरा सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी शो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लैम्डा एम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि मैंने इतना ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया कि जो भी मेरे इलेक्ट्रोलाइट थे वो सब टूट चुका है आयंस में। उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी की वैल्यू मेजर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो इसको लिख लो, लैम्डा एम क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी, ये इसके बाद डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी एट, भाई बात मत करो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? गोज टू जीरो। तो ये वाला क्या है? व्हेन सी गोज टू जीरो। तो इन दोनों के बीच में ही रिलेशन बताता है ये इक्वेशन। लैम्डा एम इनफाइनाइट हो गया, सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिबाय-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन। कैसे याद रखना है? लैम्डा एम जो है वो किसी कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, लैम्डा एम इनफाइनाइट जब कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कितना हो गया? जीरो, तो उसमें से जब हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो मेरी कुछ ये वैल्यू कितनी रहेगी? सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी कंडक्टिविटी की, मैक्सिमम रहेगी ना इनफाइनाइट पे। मैक्सिमम में से कुछ माइनस करके जनरली हमको जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी देखने को मिलती है वो लैम्डा एम कहलाती है। और ये कैसी इक्वेशन बन रही है? अगर मुझे लैम्डा एम और रूट सी का ग्राफ बनाना तो किस तरह का ग्राफ आएगा? लैम्डा एम और रूट सी का ग्राफ। भाई रूट सी एक वेरिएबल हो गया, लैम्डा एम एक वेरिएबल हो गया जो वाई एक्सिस पे है, रूट सी एक्स एक्सिस पे है, तो तुमको इतना परेशानी क्यों हो रही है इसको पहचानने में? कौन सा ग्राफ बनेगा? अरे स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है क्या कभी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा है ना? y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स लिख दो तो कोई दिक्कत है उसमें? प्लस का साइन उधर उधर किया तो ये y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। तो माइनस एम इसका स्लोप हो जाएगा और c क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट। तो हम एक्सपेरिमेंटली इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली जो लैम्डा है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर हमें ग्राफ प्लॉट करके उसको एक्स्ट्रापोलेट करके, क्योंकि ये c जो है मेरा कांस्टेंट जो इंटरसेप्ट करेगा वही आ रहा है ना लैम्डा इनफाइनाइट, तो उस ग्राफ एक्सप्लोर करके हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली निकालना डिफिकल्ट है, एक्स्ट्रापोलेट करके निकालना आसान है। इस इक्वेशन का यही काम है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमको लैम्डा एम निकाल के दे दे। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो किस तरह का बनेगा इसका? ये मान लो लैम्डा एम का ग्राफ है रूट सी के साथ, कैसा ग्राफ बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इसको एक्स्ट्रापोलेट करके क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? किसकी वैल्यू आ जाएगी इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो? लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो ये इंटरसेप्ट क्या है? लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए, ये इसका स्लोप हो जाएगा। क्लियर है ये कैसे बनाया है? यूनिट्स तुमको मालूम है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, रूट की निकाल लोगे, मोल 1/2, लीटर का -1/2, ठीक है। और लैम्डा एम की यूनिट भी बताया, लैम्डा एम की यूनिट क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी की?
ये तुमको ग्राफ बना के तुमसे लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू पूछ सकते हैं और इस ए की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो तुमको जब तक नहीं पता होगा लीनियर ग्राफ को फॉलो करते नहीं बता पाओ। हाँ, अगर कुछ कैलकुलेशन करना हो तो होगा तो गिवन होएगी। इससे हमको जनरली एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या यूज किया जाता है, हमको कॉन्सेंट्रेशन पता होती है सॉल्यूशन की, हम अपने इंस्ट्रूमेंट से लैम्डा एम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो लीनियर ग्राफ जब प्लॉट किया जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, इसका काम ये है। तो तुमको कैसे क्वेश्चन आएगा, या तो तुमको ये ग्राफ प्लॉट करके दे देगी, लैम्डा एम इनफाइनाइट पूछेगी, या कुछ 2 या 3 वैल्यूज दे दी, उससे y और c निकलवा लेंगे, ठीक है। मेन तुमको ये लीनियर कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या स्लोप होता है, क्या इंटरसेप्ट होता है, कैसे निकाला जाता है। लिखो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में लिख लो ऐसे। ये इक्वेशन सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है, जैसे KCl हो गया, Na2SO4 हो गया, NaCl हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग में आते हैं। वीक में क्या आएगा, हाँ एसिटिक एसिड हो गया, जो भी वीक बेसिस है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक है। HCN भी वीक एसिड है। बना लिया ये, लिखो इसके नीचे, हाँ एग्जाम्पल लिख लो। लिखो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution for a strong electrolyte, for a strong electrolyte, for a strong electrolyte can't be determined, can't be determined experimentally, कांट बी आगे, कांट बी डिटरमाइंड से पहले एक ऊपर में एरो लगा के वर्ड लिखना, डायरेक्टली डिटरमाइंड, कांट बी डायरेक्टली डिटरमाइंड, कांट बी डायरेक्टली डिटरमाइंड experimentally, however, however, however the graph between, however the graph between molar conductance, graph between molar conductance and root C, and root C can be extrapolated, can be extrapolated एक्स्ट्रापोलेट करना मतलब आगे बढ़ाना ग्राफ को, एक्सिस तक टच करना। कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ molar conductance, to obtain the value of molar conductance at infinite dilution, at infinite dilution, ठीक है। यही सेम मेथड हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज नहीं कर सकते, वहां पे ये वाली जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे, पहले लिखो एक्स्ट्रापोलेट, ग्राफ की लाइन को इस तरह एक्सटेंड करना कि जहां पे वो एक्सिस पे टच करेंगे। मेन हमको एक्सिस के इंटरसेप्ट देखने के लिए जब ग्राफ को बढ़ाया जाता है उसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लिया, दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन ब्रैकेट में लिख लेना, डिबाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, डिबाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, ऑन सागर इक्वेशन cannot be
कैन नॉट बी, cannot be used, cannot be used to determine lambda m at infinite dilution, lambda m at infinite dilution of weak electrolytes. जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इस इक्वेशन का नहीं, जब हम लैम्डा एम का कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऑल्दो जब आप सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी डालोगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो उसके भी सारे आयंस टूट जाएंगे, बस वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। तो उसका दूसरा तरीका है निकालने के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकाली जाती है। हमने देखा ये होता है कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ, ठीक है, वीक के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। वीक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमको कैसे पूछा जाता है कभी कभी, ये तो अपना इस इक्वेशन के थ्रू आया है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी, ग्राफ इसी के बीच में है। ये किसके लिए है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इसको तो क्या कर रहे थे, एक्सट्रापोलेट करके एक्सटेंड करके पता कर लेते थे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, पर वीक के लिए मैं कभी उसको टच ही नहीं कर पाऊंगी एक्सिस पे। ऐसे ग्राफ को एसिम्प्टोटिक बिहेवियर बोलते हैं, एसिम्प्टोटिकल ग्राफ। एसिम्प्टोटिकल ग्राफ कौन से होते हैं, जैसे EX का ग्राफ हो गया, जो तुम्हारी एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेंगे, वो हमेशा उसके पैरेलल जीरो गोज टू जीरो हो जाता है पर कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए शो होता है। तो हम इसीलिए इस तरीके से या इस इक्वेशन से लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्या रीजन होगा उसका, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो कभी भी वाई एक्सिस पे टच नहीं करेगा, चाहे तुम कितना, वो बिल्कुल करीब चला जाएगा पर टच नहीं करेगा, ठीक है। और कभी क्वेश्चन में क्या बोल देते हैं, इस तरह का ग्राफ बोलेंगे। अब थोड़े से चेंज के लिए इसमें ड्रास्टिक इंक्रीज होता है लो कॉन्सेंट्रेशन पे। इस साइड में जा रही हूं तो क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। क्या इसमें किसी को डाउट है, जब मैं जीरो की साइड जा रही हूँ तो डाइल्यूशन ज्यादा बोल रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन कम बोल रही हूँ, तो किसी को दुविधा समझने में। तो जैसे जैसे एट लोअर कंसेंट्रेशन, स्पेसिफिकली कभी कभी हमको एक्सपेरिमेंटली ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है, तो एक्सपेरिमेंटली हायर कंसेंट्रेशन में थोड़ा वेरिएशन आता है इस इक्वेशन के कंपैरिजन में, पर लो कॉन्सेंट्रेशन पे अच्छे से ही फॉलो करता है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये एकदम तेजी से इंक्रीज होती है, लैम्डा एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लो कॉन्सेंट्रेशन जब डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की धीरे धीरे अपने नॉर्मल लीनियर कर्व के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। क्या इस स्टेटमेंट में किसी को दुविधा? मैंने बोला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एज वी इंक्रीज डाइल्यूशन लैम्डा एम इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, पर स्ट्रॉन्ग के लिए वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में भी आता है, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। वो क्या करेंगे, तुमको दो ग्राफ देंगे, ठीक है, उसमें से बोल देंगे ये एक ए ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है। मान लो ये एक ए इलेक्ट्रोलाइट है और ये बी इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्वेश्चन इस तरह दिया जाएगा कि ए की जो लैम्डा एम है विद डाइल्यूशन इंक्रीजेस 5 टाइम्स, बी की लैम्डा एम विद डाइल्यूशन इंक्रीजेस 30th टाइम, ठीक है। तो आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोलाइट्स या आइडेंटिफाई द कर्व्स, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट, चलो मैंने रैंडमली, अब तो मैंने बताया, मैंने बोला कि ए की लैम्डा एम इंक्रीज हुई 5 टाइम्स विद डाइल्यूशन, बी की लैम्डा एम इंक्रीज, मतलब कोई भी इससे तो ज्यादा ही मिलेगा, 30 टाइम विद डाइल्यूशन। तो मुझे ग्राफ के ऊपर ये प्लॉट बताना है कि ए कौन सा होगा और बी कौन सा होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तुमको ऐसी सिचुएशन देगा, बस तुमको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए
कि जैसे जैसे डाइल्यूशन हम बढ़ाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें डिसोसिएटेड आयंस है काफी सारे, तो बहुत ज्यादा डिसोसिएशन नहीं देखने को मिलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि पहले वो डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं थे, अब वो बहुत ज्यादा हो गए। क्या ये स्टेटमेंट समझ आई? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बना लेना। तो इसमें बी कौन सा हो जाएगा, ए कौन सा हो जाएगा? बी नीचे वाला, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को दिखा रहा है, और ए ऊपर वाला इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफ में कभी ऐसा लिख आ जाए तो परेशान मत होना, इस तरह से ग्राफ में प्लॉटिंग किया जाता है, तो उसकी यूनिट से डिवाइड करके। और जो इस इक्वेशन में ये फैक्टर है, ये फैक्टर ये डिपेंड करता है, मैंने तुमको जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से लैम्डा एम डिक्रीज होती है, तो वो इस फैक्टर को डिफाइन करता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर इतना आइडिया होना चाहिए कि जो ए है वो एक्चुअली है किसकी वजह से, जो इंटरेक्शंस की वजह से लैम्डा एम में डिक्रीज आता है वो इस फैक्टर को डिफाइन कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस में लगाया है। आगे पढ़ोगे अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़ा तो इलेक्ट्रोफोरेटिक एंड एसिमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन की स्पेलिंग अगर किसी ने गलत लिख रखी हो, गलत क्या? हाँ, एल हो। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकाला जाए? क्या रह गया तेरा? तो इतनी कैसी बात कर लेते हो तुम? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकाला जाए? ये वाला एक्सपेरिमेंटल मेथड तो वहां पे फेल हो गया है, तो उसके लिए कोहलाश लो आता है। कोहलाश लो जर्मन वर्ड है, जैसे प्रोनाउंस करना चाहो कर लो। कोलाश बोलते हैं, स्पेलिंग अलग है उसकी। कोहोल राउ सच, मैंने तो ऐसे याद रख रखी है, मैं स्पेलिंग भूल जाती हूँ इसकी। कोलाश लो बोलते हैं, ठीक है? कोहोल राउ सच लो याद करने के लिए बस। कोलाश लो क्या बोलता है कि जितने आपके आयंस का मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उन दोनों का सम कर दो, किसका आ जाएगा? तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट का आ जाएगा। मतलब स्टेटमेंट में लिखवाती हूँ इसकी, जैसे मान लो मुझे लैम्डा एम, और ये दोनों के लिए, ये 4 स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 4 स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कोलाश इक्वेशन एक अलग चीज है, तो वो कभी सुनो तो तुमको आता नहीं है, ठीक है? कोलाश लो तुम्हारे सिलेबस में वो तुमको आता है। कोलाश लो क्या बोलता है? लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, कुछ भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, NaCl लेके चल रहे, NaCl लिया, किसके इक्वल होगा ये? लैम्डा एम इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस। तो उसके आयंस के सम के इक्वल होता है उसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आयंस पे यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं दो तरह का, एक तो लैम्डा एम इनफाइनाइट है, एक लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट है। तो जो इसका किसके इक्वल होता है? मान लो कोई मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया MnXy, ठीक है? ये मेरा कोई रैंडम इलेक्ट्रोलाइट है जिसका आयन, इसमें कैटायन क्या है? Mn प्लस, और एनायन क्या है? नहीं, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो किसमें टूटेगा ये? NMY माइनस प्लस YXN प्लस N माइनस, इसमें टूटेगा ना? इस तरह से मेरा इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा। तो अगर इसके इतने NM मतलब पॉजिटिव कैटायंस है और Y एनायंस है, तो इसका लैम्डा एम कैसे लिखा जाएगा? लैम्डा एम इक्विवेलेंट इनफाइनाइट इज इक्वल टू of this electrolyte MnXy is equal to n times lambda m infinite
mn my प्लस y टाइम्स लैम्डा m इनफाइनाइट x n माइनस। समझे? उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। उन सबका सम करके किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वीक एसिड का भी लिख सकती हूँ। लैम्डा m मान लो CH3COH का लिखना है मुझे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा m इनफाइनाइट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा m इक्वल H प्लस। अगर मुझे कहीं से ये दोनों पता लग जाए तो मैं निकाल सकती हूँ ना, वो भी पता चलेगी। ये किसी स्ट्रॉन्ग का पार्ट होगा, ये किसी और स्ट्रॉन्ग का पार्ट होगा, फिर उससे हम वीक का निकालते हैं। क्वेश्चन करवाओगे वैसे, पर मेन लॉ में क्या बोला गया समझ आया? एक बार इसको। और जब हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, जब हम m की बात कर रहे हैं, मतलब मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करने हैं। जब हम लैम्डा इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ये n फैक्टर से डिवाइड हो जाता है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन था? लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच में क्या रिलेशन था? ये था n इंटू लैम्डा m, ऐसा था ना? इस तरह का रिलेशन था ना, n फैक्टर था। n फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? जो उसका चार्ज रहता है वही उसका n फैक्टर होता है ना। तो अगर मुझे ये इक्विवेलेंट के टर्म में लिखनी है, मान लो ये वाली इक्वेशन लिखनी है मुझे लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म में, तो लैम्डा इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा m की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो वो स्केयर आ जा रहा है। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, देखते छोड़ा। ये चीज नहीं आती है लैम्डा m इक्विवेलेंट में, उसकी डेरिवेशन मतलब लैम्डा m इक्विवेलेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लैम्डा m इक्विवेलेंट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट MnXy, ये Mn My प्लस का लैम्डा m इक्विवेलेंट ये Xn माइनस का। मतलब यहाँ पे हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की करने की यूज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे इसमें है। कैसे आया मैं कल बता दूंगी कैसे डिराइव करके आता है। तुम कर सकते हो पुट करके, तो बता दो एक बार। जो अपना इक्वेशन है उसी इक्वेशन को यूज करके ही आया है। या तो वो रिलेशन क्या सही बताया था, वो लैम्डा m इज इक्वल टू n फैक्टर क्या हुआ? हाँ वही तो कैंसिल करना है। उतना चार्ज सब आ जाके सब सबट्रैक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तब ये वाला इक्वेशन आता है। यही करना है, तो मैं इसमें पुट करना चाह रही, पर वहां पे मुझे अभी यहाँ से मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ इसको। तो वही बोल रही हूँ, सिंपल हमको ये इक्वेशन यूज करके इसमें ये वाली इक्वेशन बनानी है। तुमको बस यहाँ पे इतना जानना है कि जब हम लैम्डा m कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे m वाला टर्म निकाल रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी, तो उसमें आयंस को कंसीडर करना है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस कितने कैटायंस और कितने एनायंस है। पर जब हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो उसमें हमको एनायंस और कैटायंस को कंसीडर नहीं करना है, नंबर्स को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, लिख लो ये, फिर मैं तुमको इसका स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। इस इक्वेशन को इसके सबसे लास्ट में लिख देना अगर नहीं लिखी है, CH3COH वाली। ये मतलब यहां से हमने इस इक्वेशन पे पहुंच गए, इक्विवेलेंट वाली इक्वेशन पे। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी की टर्म में है, और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की टर्म में। जस्ट उसका n फैक्टर पुट किया वहां पे, जो ये वाला रिलेशन है ये यूज किया, तो जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है उसका n फैक्टर दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इसका कैटायन का कितना है और एनायन का कितना है, ny इसका n फैक्टर हो जाएगा।
n यहाँ पे ऑलरेडी था, लैम्डा m इक्विवेलेंट m, एनायन का एन कैटायन का एन फैक्टर क्या है, y है, और एनायन का एन फैक्टर क्या है, n है। तो वैल्यूज पुट किए। क्या नहीं समझ आ रहा, ये इसका n फैक्टर है m y प्लस, वही एनायन वही कैटायन लिख रखा है, लिख लिया ये। हाँ मतलब ये केसेस बना लो ना, ये ऐसे जनरल केस हो गया, ये एक स्पेसिफिक केस हो गया, ये भी स्पेसिफिक केस हो गया, ये वाला जनरल है, सब पे लागू होगा, तो उसको एग्जाम्पल फॉर्म में लिख लो इनको। बस ध्यान देना है कि जब तुमको क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा हो तो आयन से मल्टीप्लाई मत करना, आयंस के नंबर से, और सिंपल ऐड करके निकाल लेना। लिखो, स्टेटमेंट लिखना। क्या नहीं समझ आ रहा खुशबू? ये इक्वेशन समझ आई जो लिख रखी है, यही ना। अब अगर मैं एनायन कैटायन की बात कर रही हूँ तो कैटायन का एन फैक्टर क्या होगा, जितना उसका चार्ज होता है। हमने लैम्डा एम को क्या लिख रखा है, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मैंने इस पे चार्ज कितना था, एम पे, वाई का चार्ज था तो वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिख दिया। ये समझ आया? इसी तरह से मैंने यहाँ पे उस पे चार्ज क्या है, एनायन पे चार्ज क्या है, एन का, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। और पूरे इलेक्ट्रोलाइट का अगर एन फैक्टर देखना है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो वो मैंने इस साइड लिख दिया, एन वाई। एन एक कैटायन, एन एनायन का और वाई कैटायन का। अब जब हम एन वाई सब में से कॉमन आ जाएगा तो मेरे फाइनल इक्वेशन क्या बची, जो मैं तुमको बता रही हूँ कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में दोनों का इक्विवेलेंट वाला ऐड कर दो, कोई नंबर ऑफ एनायन से नंबर ऑफ कैटायन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमने बस डेरिवेशन किया, हमारे काम की इक्वेशन एक ये है और एक ये है। स्टेटमेंट लिखो इसकी, स्टेटमेंट 1 करके लिखना। दो स्टेटमेंट लिखवाओगे तुम्हारी मर्जी है कैसे भी लिखना, एक बना लो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion at infinite dilution, each ion makes a definite contribution to the equivalent conductivity of an electrolyte, irrespective of the nature of the ion, irrespective of the nature of the ion, with which it is associated, and the value of equivalent conductivity, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है तो लैम्डा इक्विवेलेंट लिख लो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for any electrolyte is the sum of
is the sum of contribution, is the sum of contribution from its constituents ions, constituents ion. लिख लो इस स्टेटमेंट के नीचे ये कुछ भी ऐसे लैम्डा mx is equal to अरे मतलब तुम समझ जाओ कि बस यहाँ पे मेरे को, वरना इनमें से भी कोई इक्वेशन उठा के लिख सकते हो, बस इक्विवेलेंट को दिखाना है कि इक्विवेलेंट में हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, आयंस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे. ठीक है, लिख दो. और में लिखो, और एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में. और स्टेटमेंट 2 में लिखो, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, for strong and weak electrolyte, comma, this law states that this law states that molar conductance, this law states that molar conductance at infinite dilution for any electrolyte can be expressed as sum of molar conductivities of its constituents, sum of molar conductivities of its constituent ions, comma, each ion multiply by a number present in one formula unit of an electrolyte. वन फॉर्मूला यूनिट समझते हो ना क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट नहीं सुना है कभी? एक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला यूनिट का क्या मतलब है? जैसे NaCl है तो NaCl के एक यूनिट को वन फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है. जैसे Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट है तो एल्यूमिनियम सल्फेट के एक यूनिट को क्या बोलेंगे? उसका फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे. जैसे बेरियम क्लोराइड है तो एक फॉर्मूला यूनिट में एक बेरियम है और दो क्लोराइड आयन है. समझे फॉर्मूला यूनिट का? तुम्हारे सिलेबस में पहले रहता था ये फॉर्मूला यूनिट का मास निकालना, ये सब अभी हटाइए. फॉर्मेलिटी निकालते थे पहले. हाँ फॉर्मेलिटी. अरे यार ये रब तो नहीं कर दिया. टाइम बहुत पड़ा अभी. पंद्रह मिनट भी रह गए, कम रह गए. कब स्टार्ट हुई थी तुम्हारी क्लास?
ये लिख लो, इसके नीचे स्टेटमेंट के नीचे इक्वेशन लिखो। हाँ दोनों लिख दो, ये नीचे वाली सिर्फ इतना काफी है। और इसको ना हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ये कहीं साइड में नोट में अच्छे से लिख लो। लैम्डा एम इनफाइनाइट को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोला जाता है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कहीं क्वेश्चन में ये टर्म यूज हो रही है तो कंफ्यूज मत हो जाना, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। समझ गए? इसको कहीं प्लीज हाईलाइट करके लिख लेना, कहीं भूले भुलाए रहो फिर बोलो ये तो पता ही नहीं था क्या होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग वर्ड यूज किया जाता है, वही इशारा ही था ना खत्म करने का। हेडिंग डालो बस, एक कल शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ना एप्लीकेशन ऑफ कोलाज। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।